तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल न्यान्यू में। आज हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार, जिन्होंने एसएसबी का अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कुमार और मैं लास्ट टाइम एसएसबी में अपीयर हुआ था। तो पहला सवाल हमारा ये है कि आप किस इंट्रिक से आपका एसएसबी में गए थे? तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि 12th के बाद आपको अलग अलग बहुत सारी एंट्री स्कीम मिलती है। बहुत सारी तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलना गलत होगा। दो एंट्री स्कीम स्पेशली मिलती है। पहली होती है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर 12th मार्क्स, mainly of marks of the physics, chemistry and maths. And the second one is the NDA, in which you have to pass the written examinations, which is conducted by the UPSC. अच्छा, तो हमारा जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक छोटा सा शॉर्ट में आप ये ज़रूर बता दें कि आखिर एसएसबी इंटरव्यू है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये मिथ फैली हुई है कि एसएसबी इंटरव्यू 6 दिनों की होती है, जो कि ऐसा नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू एक्चुअली में 5 दिनों का होता है, जिसमें आपको आप कह सकते हो कि 2 एलिमिनेशन लेवल होते हैं, जहाँ पे 2 दिन मीन्स आपके टेस्ट 2 लेवल पे होते हैं। पहला जो होता है वो स्क्रीनिंग होता है, जिसमें अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हो देने के बाद, तो फिर सेकेंड फेज़ आपका 4 दिनों का होता है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड देयर, देन यू विल बी कॉल्ड रिकमेंडेड वन, एंड इफ़ यू विल not selected, then you will be called conference out. ओके, एक छोटा सा सवाल कि आप फ्रेशर की कैटेगरी में आएंगे या फिर रिपीटर की? तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसी साल जनवरी में TS43 के लिए एसएसबी अटेंड कर चुका हूँ और मेरा एसएसबी सेंटर भोपाल था। तो अगर मैं दोबारा जाता हूँ, जो कि मैं जाने भी वाला हूँ एसएसबी के लिए, तो मैं रिपीटर की कैटेगरी में आऊँगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे आपके एसेसर्स होते हैं, वो पहले ही कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं आपसे बात करके कि वेदर यू बिलोंग्स टू द फ्रेशर कैटेगरी और टू द repeater. If you are from the fresher, then you have to compete with the freshers, and if you are from the repeater, then you have to compete with the repeaters. तो अगर मैं बात करूं कि आपके जो कॉम्पिटिटर वहां मौजूद थे, तो जो कि फ्रेशर ही होंगे, एज यू सेड दैट फ्रेशर के साथ कंपटीशन फ्रेशर का ही होता है, तो आपके कॉम्पिटिटर किस लेवल के थे वहां पे? देखिए, ऐसा है कि आप किसी को जज तो नहीं कर सकते हैं कि आपके कंपटीटर क्या होता है। आपको करना है कि वहाँ पे आपको जो आपके कंपटीटर है, जो आपके साथ बैठे हैं, मेन चीज़ यही है कि आपको उनके साथ compete भी करना है और एट अ टाइम आपको सपोर्ट भी करना है। यू कांट जस्ट स्टार्ट डोमिनेटिंग ओवर देयर और सप्रेसिंग देम, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको उनको साथ लेके चलना है और आपको एट द सेम टाइम एसेसर को इम्प्रेस भी करना है। उनके जो एसेसर के जो नज़रों में आने की बात हम करते हैं, वो करना है, आपको इम्प्रेस करना है उन्हें, ठीक है, ताकि एसेसर उस भीड़ में भी आपको तलाश पाए। और एक मतलब कि हंसी वाला सवाल या फिर इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं कि बच्चों का रहता है कि टीए मिला या नहीं तो इसके संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं वहाँ गया तो पहले दिन जेसीओ ने भी हमसे यही बोला कि तू लोग तो फ्रेशर है, सबसे पहले टीए के लिए भागेगा, स्क्रीनिंग हो नहीं हो। तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप टीए की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होता है ऑनलाइन, जब आपको कॉल अप लेटर भेजा जाता है एसएसबी के लिए, उस फॉर्म के साथ अगर आप एक चेक ले जाते हो, कैंसल्ड चेक, और उसके साथ जिस मोड से आप गए हो वहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, उसकी एक टिकट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ अवेलेबल करा देते हो, तो आपको टीए का जो अवेल है, जो फैसिलिटी की अवेल है, वो आप ज़रूर उठा पाओगे। तो इतनी जानकारी अभी तक आपको कृष्ण कुमार ने मिली। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OIR कैसा था वहाँ पे, क्योंकि पहला जो आप पहुँचते हैं सेंटर पे तो आपको जो फर्स्ट टेस्ट ली जाती है वो होती है OIR की। तो एसएसबी में आपका OIR का एक्सपीरियंस कैसा था, हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो एसएसबी प्रोसीजर, जो एसएसबी टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। तो पहले स्क्रीनिंग में सबसे पहला टेस्ट आ जाता है आपको OIR, जिसको हम ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीजनिंग बोल देते हैं।
तो उसमें होता है कि आपको कुछ जो रीजनिंग्स होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो आपको बुकलेट प्रोवाइड होता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे टाइमिंग दिए जाती है दैट विद इन द टाइम कांस्टेंट यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, एंड उनके जो रिजल्ट होते हैं एक साथ पीपीडीटी के बाद बता दिया जाता है कि वेदर यू हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 4 days और जस्ट गॉट आउट। जी, OIR का लेवल कैसा था? तो लेवल तो मैं कहूँगा ठीक है रहता है, मॉडरेट रहता है, मीन्स जो आप जनरल कंपटीशन में फेस करते हो लगभग उसी के लेवल का रहता है, उससे कुछ ज़्यादा वो है टफ आते नहीं है। और कितने इंटरव्यू या आप कितने सर से आप बात कर लो तो वो बोलते हो यार ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि जब आप कॉन्फ्रेंस में आप ऑन द ब्रिंक है कि जो असेसर है वो कन्फ्यूज है कि आपको लेना है नहीं लेना है, देन योर OIR मार्क्स कम इन टू पॉइंट बोल लो, वहाँ पे उस पर नज़र डाला जाता है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग OIR। तो OIR में आपका ना तो चेहरा आएगा ना तो बोली आएगी, वहाँ पे आपका जो है वो माइंड का इंटेलेक्ट आएगा। तो लेकिन अब अगर हम बात करें पिक्चर परसेप्शन की, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये अगर हम 10वीं तक बात करें तो 10वीं तक हमें ऐसा कहीं कोई इंसिडेंट नहीं मिला होता है जहां हमें एक पिक्चर देखकर और एक स्टोरी नरेट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं SSB की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि आपको PPDT का अनुभव मिलता है। तो आपने PPDT के लिए तैयारी कैसे की और आपका क्या अनुभव रहा, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि आपने कहा, पहले तो मैं आपको सुधारना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि 10वीं तक तो अगर आप संस्कृत लेके पढ़े हो तो वहाँ पे आपको पिक्चर देख के स्टोरी लिखने का एक मौका मिलता है 5 लाइन में, तो उसी तरह का ये होता है। बस फ़र्क इतना है कि एक बड़ी सी स्क्रीन पे आपको स्टोरी दिखाई जाएगी, वो स्क्रीन जो होगी वो पिक्चर होगी वो पूरी तरह से धुंधली होगी, ठीक है, हैज़ल्ड होगी। आपको उसमें से कैरेक्टर्स पहचानने हैं, उसके एक फॉर्मेट पेपर दिए जाते हैं जिसमें आपको लिखना होता है कि कैरेक्टर्स कितने हैं, उनकी एज क्या है, उनकी मीन्स मूड क्या, मीन्स वेदर दे आर पॉजिटिव इन नेचर और नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी बातें उसमें लिखनी होती है और उसके बाद आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया जाता है और उसके बाद आपको करीब 3 या 4 मिनट दिए जाते हैं पिक्चर लिखने के लिए। ये हो गया आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इसमें आगे डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि आपने पूछा कि आपने पहले PPDT का प्रिपरेशन कैसे किया, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, अगर आप मूवीज़ देख रहे हो, अगर आप पेपर से जा रहे हो तो आपके पास अपनी वर्ड पावर होगी, ठीक है। और आपको एक परसीव करने का है ना तरीका आ जाएगा, ठीक है, कि किसी भी पिक्चर को देखें, जैसे आप मूवी देख रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि जो कहानी चल रही है, सीनरी है, ये क्या कहना चाहती है। बस वही आपको वहाँ लिखना होता है और बस लिखना इस अंदाज में है कि जो असेसर है वो आपसे इंप्रेस हो जाए। उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ऐसा होता है कि आपको बुलाया जाता है एक हॉल में और ग्रुप बना के, वो 15 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 10 का भी होता है। वो डिपेंड करता है कि टोटल कितने बंदे वहाँ आए हुए हैं, कितने कैंडिडेट वहाँ आए हुए हैं। तो क्या होता है कि मानो 12 का ग्रुप आपको बुलाया गया, उसके बाद आपसे स्टोरी नरेट करवाई जाती है और शायद नरेशन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ठीक से याद नहीं हो, अगर गलत हो तो आप सही कर देना। एक मिनट या फिर हाँ, एक मिनट के आसपास मिलती है। फिर उसके बाद आपको जब आप नरेट कर लेते हो और जब तक आखिरी बंदा नरेट कर लेता है, आखिरी बंदा, तो फिर उसके बाद जो होते हैं असेसर वो बोलेंगे, वो पहले ही आपको एलेबोरेट कर देते हैं कि आपको कैसे करना है। जैसे ही आखिरी बंदा का नरेशन शुरू हुआ, आपको GD स्टार्ट कर देना, मतलब कि आखिरी बंदा ने चुप हुआ और आपको शुरू हो जाना है GD। उसके बाद आपका अपना ग्रुप डिस्कशन होता है और ग्रुप डिस्कशन के बाद असेसर आपको बोलते हैं कि इन ग्रुप में से आप ग्रुप को ही डिसाइड करना होता है कि आप में से कौन से मेंबर है जिनको आप लोग चुनोगे टू नरेट द फाइनल स्टोरी, जो आप एज अ कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन आपने बनाया हो, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है और उसके बाद आपको मेन जो है लंच के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे कुछ मिथ हैं जो कि बहुत सारे SSB कैंडिडेट्स के मन में रहती है, वो सभी अभी हम इनसे डाउट क्लियर करेंगे। पहला हमारा जो मिथ होता है SSB कैंडिडेट्स के बीच में कि आप जो स्टोरी लिखते हैं तो उसकी क्या हैंड राइटिंग और ग्रामेटिकल एरर क्या वो मैटर करती है? देखिए, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं करता है, क्योंकि अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं, इवन अगर आपकी स्टोरी कंप्लीट भी नहीं हो पा रही है ना, तो आपको असेसर पहले ही बता देते कि कोई नहीं, अगर आपका नहीं कंप्लीट हो रहा तो आप नरेशन में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपने कुछ स्टोरी लिखी है, आप में उसमें कुछ आप अपग्रेड करना चाहते हो, कुछ सुधार करना चाहते हो, उसको और लुक्रेटिव अच्छा बनाना चाहते हो, टेम्पटिंग बनाना चाहते हो, तो क्या होगा कि आपको मौका मिलता है कि आप नरेशन में उसको सुधार सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा मैटर करता है, क्या कि आपको वहाँ पे 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने को और 4 मिनट आप कितना ही लिख लोगे। सो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, लेकिन अगर कुछ गलतियाँ हैं तो ज़्यादा, बस हाँ, आप कट नहीं करना, ज़्यादा गंदा नहीं करना पेपर।
और एक है कि जैसे एसएसबी की अगर स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस की बात करें तो कितने प्रैक्टिस हमें मिनिमम करने चाहिए एसएसबी की इंटरव्यू से पहले, और आपने कितनी एसएसबी की पीपीडीटी की प्रैक्टिस की थी? देखो, ऐसा कहा जाता है कि जब आप एसएसबी की बात करते हो तो सबसे पहली बात जो आपके अंदर आती है वो आती है OLQs, क्योंकि जो एसएसएस होते हैं वो आप में यही तलाश रहे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। ठीक है, तो वो भाई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो आपको कहीं भी नेट पे कहीं भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो अगर आप उन सभी को अडेप्ट करके एक्वायर करके अपने अंदर जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे करना। और रही बात पीपीडीटी की प्रिपरेशन की, तो जैसे कि मैंने आपने पहले भी कहा, तो वो ऐसा कि कुछ नहीं है कि उसका कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है। हाँ, अगर आप प्रिपरेशन के लिए हर दिन 2-3 स्टोरी कर ले रहे हो, लिख ले रहे हो, अगर आपके पास आपकी कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई ग्रुप नहीं है, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर ले रहे हो नरेशन की, तो बस ये इनफ है। और एक मिथ जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा मिस्टर कृष्ण कुमार से, कि जीडी के समय, ग्रुप डिस्कशन के समय सुनते हैं कि बहुत बच्चे चिल्लाने लगते हैं, फिश मार्केट जैसा माहौल हो जाता है। तो उस फिश मार्केट, क्या आपके समय भी वैसा माहौल हुआ था? और अगर हुआ था तो आपने उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला और अपना बेस्ट कैसे आप दे पाए? जी, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन मैं लकी था कि मेरे ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेशर था। तो फ्रेशर अक्सर डरते हैं, और क्या होता है ना कि फ्रेशर्स इंस्टीट्यूट से आए होते हैं, एकेडमिक्स, कोचिंग एकेडमिक से सीख के आए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि दे डोंट हैव टू क्रिएट द फिश मार्केट, और इफ़ दे वुड देन द होल बैच विल बी वॉश्ड आउट। तो इस डर से क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, इसलिए मैं लकी था। बट व्हेन इट कम्स टू द रिपीटर, तो रिपीटर क्या होता है, उनको पता होता है कि उनको मौका दे के बोलना ही है। तो आप फिश मार्केट क्रिएट हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप कब चुप रहते, वो फिर आपका इंटेलेक्ट होता है कि हाँ, कि आप समझ के सिचुएशन को कैसे बोलते हैं, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और असेसर वो भी देख रहा होता है कि आप उस फिश मार्केट में कहीं चुप हो गए हैं या फिर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, उन सबको आप शांत कर रहे हो, उसको कंटेन करके फिर आप बाउंस बैक करके बोल रहे हो, तो वो असेसर सारे चीज़ चेक कर लेते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि ज़्यादा अगर फिश मार्केट क्रिएट हो गया आपका, आप अनफॉर्चुनेट रहे, तो पूरा का पूरा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है, आपका अगर रोल नहीं भी है तो भी। तो ये डरने की बात नहीं है, ये डिपेंड करता है, अगर आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो असेसर आपको मौका देगा। असेसर क्या करता है कि जो होते हैं, जो बैठे होते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, वो डिवाइड कर देते हैं ग्रुप को आधे आधे में, ताकि आगे जाके कोई झगड़ा ना हो, कोई इसका स्टर जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन आपको उसमें भी मौका बनाना है अगर आप गए हो कंपटीशन के लिए तो। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको पीपीडीटी के जो आपको स्टोरी नरेशन के समय और जीडी के समय मैटर करती है, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए एसएसबी के लिए, और इस पे आपकी क्या राय है, और आपने अपना बॉडी पोस्चर कैसा रखा था? सो हमारे प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। तो जहाँ तक बॉडी पोस्चर की बात है, तो वो कैसी होनी चाहिए ये तो आपको कहीं भी जानने को, ये एक सच है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको अपर बॉडी स्ट्रेट रखना होता है। आप अपनी जो हैंड्स को है वो ज़्यादा मूव ना कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हैंड्स को या फिर अपने बॉडी पोस्चर को लगातार चेंज कर रहे हैं तो वो दो चीज़ें दिखाती है। जैसे कि अगर आप हैंड्स मूव कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि आप अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बॉडी पोस्चर चेंज कर रहे हैं, दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आप थोड़े से डर चुके हैं, तो इसलिए बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना जरूरी है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और ना ज़्यादा अग्रेसिव ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए आप। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अपर बॉडी, आप पकड़िए माइक, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होता है कि ऐसे रखना होता है बॉडी जनरली। ठीक है, यहाँ से आप आराम से बोल सकते हो ऐसे हेड को मूव करके, ताकि जो एसेसर है, सॉरी फॉर द डिले गाइज। हाँ, तो जो एसेसर्स हैं वो आप जो है वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट, जितने भी ग्रुप मेंबर आपके हैं, आप सभी को देख पाओ। ठीक है, और आप क्या करो कि सभी को, क्या बोलते हैं उनको, आप सभी को इन्फॉर्म कर पाओ। तो फाइनली इनका जो स्क्रीनिंग हो चुका था, और ये स्क्रीनिंग में स्क्रीन इन थे, तो इसके लिए इन्हें मैं पहले बधाई देना चाहूँगा कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये फ्रेशर के तौर में ही ये स्क्रीनिंग हो गया था। तो स्क्रीनिंग होने के बाद जो खुशी होती है कि अब आप 5 दिन वहाँ पे स्टे कर पाएंगे। तो स्क्रीनिंग के बाद जब इन्हें आपको पता चला कि स्क्रीनिंग में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो फिर आपको कैसा लगा?
हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप 200 बच्चों में आप 30 बच्चों में आ पाते हो तो आपको खुशी तो होगी ही कि आप स्क्रीनिंग हो गया हो। वो अलग बात है कि आगे जाके आपका हो पाता है नहीं हो पाता है, बट वहाँ से आपको मौका मिलता है 4 दिन रहने का, एक ऐसे इन्वायरमेंट में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और एज अ फ्रेशर है कि आप पहली बार में स्क्रीनिंग कर लिए तो आपको मौका मिलता है ना कि आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करके आओ, अगली बार आप इस पर वर्क कर सकते हो। तो मेरे साथ यही हुआ। जी, तो धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पे आएँ और स्क्रीनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी आपने। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर पूछें। हम कृष्ण कुमार की मदद से आपके सारे कमेंट्स को, डाउट को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू गाइज एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल।